कहानी एक ऐसी शूरवीर की जिसने अपने रक्त का एक एक कतरा अपनी प्रजा के लिए कुर्बान कर दिया। यात्रा एक ऐसी शूरवीर की जिसने मराठा का झंडा अटक से लेकर कटक तक फहरा दिया। एक ऐसा योद्धा जिसकी चमक सूर्य से भी तीव्र थी। एक ऐसा शूरवीर जो अपने साहस, प्रतिबद्धता और चरित्र के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ और जिसने अपने धर्म और धरा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हम बात करने वाले हैं संभाजी राजे भोसले के बारे में और उनके बारे में एक कवि ने क्या कहा है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी हिंद स्वराज्य को समर्पित किया। हिंद स्वराज एक ऐसा सोच था जिसके संभाजी के पिताजी छत्रपति शिवाजी ने स्थापित किया था। यह सोच यानी कि इस धरा पर उन्हीं लोगों का राज्य होना चाहिए जो इस धरा से आते हैं, और इसी क्रम में बीजापुर, गोलकोंडा जैसे राज्यों को संभाजी महाराज ने जीत लिया। तो क्या है कहानी 140 जंगों को जीतने वाले शूरवीर पराक्रमी छावा की, आइए इस वीडियो में देखते हैं। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर के किले पे हुई थी। इनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, वही छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी वीरता की दास्तां हम आज भी सुनते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी साईबाई इनकी बायोलॉजिकल मदर थी। बचपन में ही जब ये 2.5 साल के थे तब इनकी माँ साईबाई गुजर चुकी थी और इसलिए संभाजी महाराज की पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादी जीजाबाई पे आई। जीजाबाई ने इनकी परवरिश ठीक उसी तरीके से किया जिस तरीके से उन्होंने शिवाजी महाराज की परवरिश की थी। इनके अंदर राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम और मोरालिटी जैसी चीजें बहुत अच्छे से भरी गई। लेकिन एक कुशल राजा बनने के लिए सिर्फ इन गुणों का होना काफी नहीं था, इसलिए इन्हें काशीराम शास्त्री जी के पास भेज दिया गया ताकि ये युद्ध नीति और गवर्नेंस जैसी चीजें सीख सकें। काशीराम शास्त्री के पास इन्होंने मैथ्स, लॉजिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पुराण, रामायण और ग्रामर सीखी। शारीरिक प्रशिक्षण इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से लिया और एक योद्धा कैसे लड़ता है, क्या नीति होनी चाहिए, इन सब का प्रशिक्षण शिवाजी महाराज देते हैं। जब संभाजी महाराज सिर्फ 16 साल के थे तब इन्होंने रामनगर का जंग जीत लिया। 1675 और 76 के बीच में इन्होंने गोवा, कर्नाटक जैसे जगहों में एक महत्वपूर्ण और सफल सैन्य अभियान को अंजाम दिया। ये सिर्फ कुशल योद्धा ही नहीं, कुशल गवर्नेंस के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि ये बहुत पैशनेट थे आर्ट एंड लिटरेचर को लेकर के। 14 साल की उम्र में इन्होंने संस्कृत में बुद्ध भूषणम की रचना की, ब्रज भाषा में नक्षिका, नायिका भेद, 7 शतक की रचना की। 17 साल के एज में संभाजी महाराज का विवाह येसुबाई से कर दिया जाता है। येसुबाई के पिता विभाजी नायक मराठा का एक महत्वपूर्ण सरदार थे जो कोंकण से आते थे। इस विवाह के पश्चात इन दोनों का यानी कि छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज और विभाजी नायक का एक महत्वपूर्ण गठबंधन बनता है और मराठा साम्राज्य और भी ज्यादा मजबूत होती है। कोंकण जैसे इलाकों में छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बहुत एज, स्ट्रैटेजिक एज जिसको आज हम जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं, वो मिल जाता है। 6 जून 1674 इस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी होती है और जैसे ही ताजपोशी होती है उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक बिगुल बजा दी थी। 1666 में जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार मुगलों से मिले थे तब संभाजी महाराज भी उनके साथ थे। जब छल और कपट से छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद किया गया तब भी संभाजी महाराज उनके साथ थे। और 17 अगस्त 1666 जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के चंगुल से बच करके निकलते हैं तब संभाजी महाराज भी एक टोकरे में छुप करके उनसे भाग जाते हैं। एक बहुत रोचक किस्सा है कि उस टाइम पे औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था अपने सिपाहियों को कि कहीं भी एक बाप और एक बेटा साथ दिखे पकड़ करके हमारे पास ले आओ। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की इस चाल से पहले से वाकिफ थे और इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज को दूसरे दिशा में और खुद दूसरे दिशा में ट्रैवल करना सही समझा और दोनों उस टाइम पे औरंगजेब के चंगुल से बच करके अपने राज्य रायगढ़ वापस आ जाते हैं। दोस्तों 1674 से 80 के बीच में शिवाजी महाराज बीजापुर और गोलकोंडा जीत लेते हैं। बचपन से ही संभाजी महाराज अपनी शैली यानी कि जो भी उनका टेक्निक था उसको लेकर के अपने सीनियर्स के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल दादोजी कोंडदेव उस टाइम मराठा एम्पायर के मेन एडमिनिस्ट्रेटर थे यानी कि मुख्य सलाहकार थे और गवर्नेंस के लिए सबसे ज्यादा सलाह भी छत्रपति शिवाजी महाराज को यही देते थे। और इनके साथ काफी बार संभाजी महाराज के जो आइडियल्स थे और उनके जो आइडियाज थे वो कॉन्फ्लिक्ट में आते थे क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत कूटनीतिक टाइप से थे, डिप्लोमेटिक इंसान थे, ठीक है। लेकिन जो संभाजी महाराज थे ये थोड़ा सा मिलिट्री टाइप के इंसान थे, फौजी टाइप के आदमी थे, हमेशा अपना डिसीजन जो है बहुत क्लियर टाइप का लेते थे और इस चीज को लेकर के
दादोजी और संभाजी महाराज में हमेशा इनके आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था और इसलिए कोर्ट में ऐसे बहुत सारे सरदार थे जो संभाजी महाराज को राजा के तौर पे देखना नहीं चाहते थे। उनका फर्स्ट चॉइस था राजा राम। राजा राम दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी दूसरी बीवी सोयराबाई के बेटे थे और उनकी उम्र उस वक्त महज 10 साल की थी। लेकिन संभाजी महाराज बहुत बहादुर थे, एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत अच्छी इनकी युद्ध नीति थी, इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल था। 3 अप्रैल 1680 इस दिन छत्रपति शिवाजी डाइड और जब ये मर जाते हैं तब इनकी सेकंड वाइफ सोयराबाई जो बहुत एम्बिशियस लेडी थी वो कुछ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के अपने बेटे राजा राम को जो सिर्फ 10 साल के थे सिंहासन पर बिठा देती है और राज्याभिषेक करती है। उस टाइम पे एक सैन्य अभियान पे संभाजी महाराज गए हुए थे पन्हाला, और पन्हाला में जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राज्याभिषेक हो गया है वो फौरन वहां से आते हैं और 1680 में ही लेटर हाफ इन दी मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास तुरंत सोयराबाई को अरेस्ट करते हैं। राजा राम और उनकी वाइफ बीवी जानकी को भी कारागार में रखा जाता है। दिसंबर 1680 इस दिन सोयराबाई जो इनकी सेकंड मदर थी उनको फांसी दे दी जाती है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था दोस्तों कि सोयराबाई ने जहर मिलाकर संभाजी महाराज को मारने की कोशिश की थी। एक और किस्सा बहुत मशहूर है कि औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर वो औरंगजेब के कठोर जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज था उसका विरोध करते हैं और विरोध करते करते बागी हो जाते हैं। औरंगजेब अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है पकड़ करके लाओ, और अकबर जो है ये रायगढ़ चले जाते हैं संभाजी महाराज के पास और इनसे हेल्प मांगते हैं कि मैं आपके शरण में आया हूँ। संभाजी महाराज को जो लोग गद्दी से सिंहासन से हटाना चाहते थे वो अकबर को बकायदा एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा साथ है, संभाजी महाराज को हम सिंहासन से हटा देंगे और फिर आपको कहीं भी मराठा एम्पायर में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर थे ये वो पत्र संभाजी महाराज को दे देते हैं और फिर संभाजी महाराज चुन चुन कर उन गद्दारों को फांसी की सजा देते हैं। 16 जनवरी 1681 ये वक्त ऐसा था जब पूरे विधिवत तरीके से संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया और वो दूसरे छत्रपति कहलाए मराठा एम्पायर के। और 1682 में वो पुर्तगाली आ चुके थे दोस्तों, और पोर्तुगीज लोकेशंस जहां पे भी वो व्यापार कर रहे थे या अपना ठिकाना बनाया हुआ था वहां पे छत्रपति संभाजी महाराज ने एक किलेबंदी शुरू की और इस किलेबंदी से नाराज होकर पुर्तगाली ने संभाजी महाराज को पहले वार्निंग दी। संभाजी महाराज ने अपनी किलेबंदी और बढ़ा दी और तब पुर्तगाली चले जाते हैं मुगल्स के पास और औरंगजेब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए। गोवा के बहुत सारे बंदरगाहों पर मराठा एम्पायर ने कब्जा कर लिया था और गोवा के बहुत सारे पोर्ट्स पर मराठा एम्पायर का कैप्चर होना यानी कि बहुत सारे पोर्ट्स में एक्सेस टू द आउटर वर्ल्ड, मोर मनी, मोर ट्रेड, ठीक है। और ये देखकर औरंगजेब को लगता है अरे ये क्या हो गया, अब हमें जाकर के संभाजी महाराज को पकड़ना होगा, आक्रमण करना होगा और इन पोर्ट्स पर वापस से अपना कंट्रोल जमाना होगा, या फिर पुर्तगालियों से, चूंकि मुगल का अच्छा रिलेशन था पुर्तगालियों से, तो उनको ये एक्सेस देना होगा ताकि हमें रेवेन्यू आता रहे। मराठा एम्पायर इस टाइम पे अपने चरम पर था। उन्हें बसीन, गोलकोंडा, बीजापुर से चौथ और सरदेश मुखी लगातार मिल रही थी और इसको वो यूज कर रहे थे अपने मिलिट्री बढ़ाने में और अगल बगल के किंगडम्स को अटैक करने में। औरंगजेब काफी सतर्क होता है और वो फिर से नासिक की तरफ कूच करता है, पहले नासिक फिर बलगान। लेकिन अब तक वो किसी भी किले को कैप्चर नहीं कर पाया था, बट छल और कपट जो औरंगजेब किया करता था, शाम दाम दंड भेद जो नीति थी चाणक्य की, वो ये लोग भी फॉलो किया करते थे। तो 1686 में मुगल ने कोलहाट कैप्चर कर लिया, 1686 में सलहेर फोर्ट, 87 में रामशेज फोर्ट और 1689 में हरीसगढ़, त्रिंगलवाड़ी, मदनगढ़, मॉडर्न, ओंदना, ये सारी फोर्ट्स उन्होंने कब्जा लिया। संभा जो है वो संगमेश्वर, ये सब एक्टिविटी संभाजी महाराज रायगढ़ से देख रहे थे और जब अति होने लगी संभाजी महाराज संगमेश्वर आते हैं और संगमेश्वर में वो प्लानिंग कर रहे होते कि किस तरीके से औरंगजेब को पकड़ना है। तभी कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और संभाजी महाराज महज 200 सैनिक को लेकर के एक गुप्त मार्ग से उन लोगों का हेल्प करने जाते हैं। बट यहाँ पे गानोजी शिर्के जो संभाजी महाराज के साले भी थे यानी कि इनकी पत्नी के भाई, और इनको ये भी एम्बिशियस थे, इनको गिरकान नाम का एक जगह था वहां का कंट्रोल चाहिए होता है और ये जाकर के मुगलों से मिल जाते हैं और मुगलों को उस गुप्त रास्ते का पता बता देते हैं और 5000 के फौज के साथ मुगली सेना वहां पहुंच जाती है और संभाजी महाराज और कवि कलश इन 2 लोगों को जिंदा पकड़ लिया जाता है। कहां संभाजी महाराज के पास 200 सेना, कहां इनके पास 5000 की सेना, लड़ाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए संभाजी और कवि कलश को जिंदा पकड़ लिया गया। दोनों को अहमदनगर के बहादुरगढ़ के किले पर ले जाया जाता है। संभाजी महाराज और कवि कलश को बहुत दिनों तक टॉर्चर करते हैं, तकरीबन 40 दिनों तक टॉर्चर करते रहते हैं। इनकी आंखें निकाल ली जाती है, इनकी जबानें निकाल ली जाती हैं, हाथ के नाखून, पैर के नाखून, ये सारे निकाल लिए जाते हैं। इनके बॉडी पार्ट्स को पीसेस में कट कर दिया जाता है और 11 मार्च 1689 को फाइनली इनको मार दिया जाता है। इनको मारने के बाद औरंगजेब ने इन दोनों की जो बॉडी थे उसको कई टुकड़ों में बंटवा देता है और तुलापुर के भीमा नदी में फेंक देता है।
जब लोग इनके टुकड़ों को तुलापुर के भीमा नदी में बहते हुए पाते हैं तो वहां से इकट्ठा करके इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हमें गर्व है कि इस धरती पे ऐसे शूरवीर पैदा हुए हैं जो 140 की 140 जंग जीत जाया करते हैं, जो 200 की सेना लेकर के जाते हैं और 5000 की फौज से भी जिन्हें डर नहीं लगता है। एक ऐसा राजा जो मराठा एम्पायर यानी कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए मर मिटने को तैयार होता है और दुश्मन के सामने झुकता नहीं है। हमें गर्व है ऐसे महाप्रक्रमी प्रतापी राजा पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियोस को आप और ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।